खमागणी राम राम सर, जय हिंद। मैं वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा बारो। हुकम कल एक वीडियो वायरल हो रहा था प्रताप जी महाराज का। मुझे अपना जो हमारे ब्राह्मणों का सर्व ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था तो उसमें महाराज जी पधारे थे और महाराज जी जो भी बोलते हैं खुल के बिल्कुल दिल से आपके मुंह पे बोलते हैं। आपको अच्छा लगे बुरा लगे उससे महाराज जी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन बोलेंगे वो सोने के टक्के वाली बात है। हम लोगों को भी यही बोला था कि तुम ब्राह्मणों ने अपना धर्म छोड़ दिया, अपना कर्म छोड़ दिया और तुम लोगों को देख के हमने भी छोड़ दिया, क्योंकि वो भी राजपूत दूध से भी आते हैं, उसी खून से आते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम लोगों ने अपना कर्म धर्म सब छोड़ा तो पीछे हमने भी छोड़ा है। वो उसके मुजरिम हम हैं, हम नहीं छोड़ते तो ये भी नहीं छोड़ते, ठीक है ना। तो उसी बात को लेते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि देखिए, ठीक है ना, रियासतें हमारी शामिल हुई, होने के बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश के साथ में हमारा पहले भी कम से कम ब्रिटिश में ये तो था कि राजपूत कौम को कम से कम मार्शल कौम मानते थे, तो सेना के अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी थी, फर्स्ट प्रायोरिटी थी। आज़ाद भारत के अंदर वो प्रायोरिटी छीन ली, आज़ाद भारत में वो प्रायोरिटी छीन ली, लेकिन ब्रिटिश ने थी। क्यों? कि उनको पता था कि ये कौम विश्व को जीत सकती है। और जहाँ जहाँ ब्रिटिश सेना गई वहाँ देखिए, आज जो हमारे कमांडर थे राजपूत, उनके आज वहाँ पर छतरियाँ लगी हुई है और सारे वो जो मार्शल कौम वाले हैं उनकी वहाँ समाधियाँ बनी हुई है, पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, स्मारक बने हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन कम से कम ब्रिटिश में ये तो था कि कम से कम ये मार्शल कौम में लड़ने वाली है, हाँ हमारे हाथों से तलवारें निकाल छीन के और बंदूकें दे दी, लेकिन हमें एक जो हमारा रण कौशल था उसका उपयोग लिया गया। फिर जैसे ब्राह्मण थे तो पहले मुगलों ने उनकी वो सारी वो जलाई, फिर लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति लाके सारे गुरुकुल बंद करवा दिए। गुरुकुल के ऊपर हमारी आज़ाद भारत में हमारे श्रीमान जी जो आए उन्होंने कानून ही बना दिया कि आप है जो अपनी कौम की पढ़ाई तो कर ही नहीं सकते। कौन नहीं कर सकते? हम नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो जो गुरुकुल थे, जो हमारा आजीविका का साधन था, हम लोग जो अपनी संस्कृति को, संस्कृत को, अपनी सनातन को जो पढ़ाते थे और उनको हमेशा ही सही राह पे लेके आते थे समाज को, तो वो भी हमारे हाथ से छिन गई। जो हमारी आजीविका था वो भी छिनी है। अब धीरे धीरे जैसे हमारा पतन होता चला गया, ये दोनों कौमें कभी ये नहीं समझ रही है, जबकि पता हमारे बुजुर्गों को अच्छी तरह से है कि हमने तो दिया ही दिया, लिया कुछ नहीं है, दिया ही दिया, लिया कुछ नहीं है। लेकिन आज क्या आप एक सर्वे बैठाएंगे, आप हर गांव के अंदर राजपूत और ब्राह्मण के बच्चे जाके कारपेंटर का काम करें। आप जाइए बॉम्बे के अंदर, पूना के अंदर, महाराष्ट्र में या कहीं पर भी, किधर भी, और यूएई में चले जाइए, वहाँ पर भी कारपेंटर का काम चल रहा है, जो कुछ चल रहा है। लेकिन ये काम किसने अपना लिया? उन्होंने छोड़ दिया। जो कौम इसको करती थी वो अभी ठेकेदार बन गए और ये जो थे हमारे वाले ये मजदूर बन गए। ये क्यों? कि जब जैसे ही आरक्षण आया तो सबसे पहले हमारे पास कुठाराघात यही हुआ कि हम उसमें है ही नहीं, हमें कुछ मिलना ही नहीं है। तो मोस्टली उस टाइम के जो हमारे पुराने विचारों के बुजुर्ग थे वो ये सोचते भी नौकरी तो आरक्षण लग गया, अपने को सामान्य वर्ग को मिलेगी नहीं, तो कम से कम बच्चों को हम क्यों रखें, जाके कम से कम 4 पैसे कमाएंगे। तो जो भी जैसा भी हुआ उनको निकाला और भी ठीक है, जो काम मिले वो करो, लेकिन ऐसा भी मत करो जो कौम के ऊपर दबा लगे। तो उनको बीच का रास्ता यही लगा कि भाई ये चलो लकड़ी कूट लेते हैं। तो आज हमारे बच्चे लकड़ियाँ कूट रहे हैं। अब बा मुश्किल, आप बताइए, मैं डेली बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें देखता हूँ, हमारे ब्राह्मणों के 5-6 पोस्ट है, अरबपति है, खरबपति है, ठीक है ना, पैसे की कोई कमी नहीं है। और राम मंदिर में जाके वहाँ विशिष्ट मतलब वो आयोजन में जाके वो मेहमान बनते हैं, सब कुछ ही है, ठीक है ना, मैं सब मानता हूँ, ठीक है ना। लेकिन कभी आप उन्हीं को बोल रहा हूँ कि आप जाइए रेगिस्तान के गांव के अंदर, जो हमारे ब्राह्मण कम्युनिटी है, जो सुबह एक चरी और एक घड़िया लेके निकलती है और 10 बजे तक वो आटा मांग के लाके और रोटी बना के खाती है। वो क्या खाक शिक्षा, आज की शिक्षा में क्या वो खाक शिक्षा प्राप्त करेंगे?
बोलिए आप, आपने समाज के लिए कितने शिक्षण संस्थान खोले हैं, फिर उसके अंदर कितनी आपने फैसिलिटीज दी है कि भाई हमारे बच्चे पढ़ सके। उसमें हम कौम के जो आगे तुम्हें भगवान ने दिया है, ठीक है ना, चलो रामचंद्र जी के मंदिर में आपने जो दिया है, ठीक है ना, देना चाहिए, लेकिन अपनी कौम की अंगुली पकड़ के कितने हैं लोगों को उठा के आप कह सकते हो कि भाई आज मेरी बदौलत ये 50 आदमी हमारे है जो ये वो हो जाते, मतलब वो है नौकरी लग गए हैं, मैंने उनको पढ़ा दिया, लिखा दिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है ना। कौम के दुश्मन हम खुद है, ठीक है ना। कौम को आगे हम कभी हाथ पकड़ के उठाते नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही क्या हमारे राजपूत कौम के अंदर भामाशाहों की कमी है? कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है भामाशाहों की। लेकिन अब आप बताइए, मैन आए थे क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन में कुछ विसंगतियाँ दूर करने के लिए सारे फौजी आ गए। केंद्रीय विद्यालय में सारे जो गौरव सेनानी वो आ गए। उन्होंने कहा राजनाथ सिंह साहब के सामने मंच से आप हमारी मांग उठाना। तो वो मांग में करने उठा तो आपको पता है माइक वाइक छीन लिया गया और किस किस प्रकार से जो अपमान किया गया वो आपके सामने आप सबने देखा। तो वहाँ पर जब मैंने केंद्रीय विद्यालय की मांग जी नाम से एयरपोर्ट का नामांकन हो, ये भी है EWS में सरलीकरण हो, विसंगतियाँ दूर हो, 1 रैंक 1 पेंशन में विसंगति है कुछ वो दूर हो, है ना। राठौर साहब ये भी चाहती है मोदी तुझसे बैर नहीं सेका तेरी के। जिस दिन इस राजपूत ने इन चालों में फंस गया उस दिन से हिंदू संस्कृति नीचे आई। तब से हम सब लोग दुखी है, गाय दुखी है, ब्राह्मण दुखी है, संत दुखी है और हिंदू संस्कृति तब से दुखी है जिस दिन से ये राजपूतों ने अपना रूप बदल दिया थे। शेर के बच्चे बन बैठे भेड़ के बच्चे, उस दिन से आज हिंदुस्तान रो रहा है, हिंदू संस्कृति तड़प रही है कि पुनः जगिए और शेर के बच्चों शेर बन करके दिखाइए आप। वो आपके अंदर है गुण, हम जानते हैं, आपके खून के अंदर वो गुण है। आपकी जो बोतल है, एक गंदी बोतल में जो खून है उसको निकाल करके हम एक कलश में डालना चाहते हैं। जैसे ये राजपूत का खून पुनः कलश में आ जाएगा उस दिन ये अमृत बन करके दुनिया को फिर जिंदा रखेगा। यही हमारी तड़फ है, यही हमारी मांग है। आप बताइए कोई है जो ये कह सके कि भाई मैं हमारे बच्चों तुम बाहर मत जाओ, जिसको शिक्षा की जरूरत है आप उस हॉस्टल में जाइए। ये हमारी समाज ने इतना बड़ा हॉस्टल खोल दिया है कि उसके अंदर 10,000 छात्र मुफ्त में पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कौम के पास में पैसा नहीं है, कौम के बंदे एजुकेटेड नहीं है, कौम बंदे जानते नहीं है। देखो साहब, दोनों हाथ मिलने से है जो धुलते हैं, एक से नहीं धुलता है। तो कहीं न कहीं सरकार ने जैसे हमारे ऊपर कुठाराघात किया, हमारे ऊपर आरक्षण थोपा, तो हम लोग उस टाइम संभल सकते थे, ठीक है ना। अरे अभी जब जिंदगी भर हमने जाके आटा मांग के खा लिया, लेकिन हमने धर्म कर्म अपना करके अपना जो भी अपना यजमान का काम करके हमने खा लिया, ठीक है ना। लेकिन कटोरा लेके भीख नहीं मांगी, कहीं पर भी कटोरा लेके भीख नहीं मांगी। जो हमारा कर्म कहता है कि भाई ये श्री लिखा हुआ है, हमें अपने यजमान से अपने दक्षिणा मांगने में हमें कुछ नहीं जाता, तो हम मांग के ले लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं उन लोगों की बोल रहा हूँ कि डेली तुम्हारे जो चाहने वाले आपको विश करते हैं, हुक्म को जन्मदिन की बधाई, हुक्म की शादी की वर्षगांठ की बधाई, हुक्म के वो हमारे श्रीमान 1008 पंडित जी, वो हमारे वो साधु बाबा, वो हमारे कौम के वो बड़े महासंत, आप दिखाइए ना कम से कम कि अपने कौम के अंदर आपने कितना % योगदान दिया है अपने कौम के अंदर। मैं ये नहीं बोलता कि 1-2 आदमी ने नहीं दिया, 4 आदमी ने नहीं दिया है, लेकिन कौम ही कौम की दुश्मन है, मेरा बहुत कड़वा शब्द है। जो बढ़ता है बढ़ रहा है। देखो सरकार भी यही कह रही है कि अमीर को अमीर बनाओ, गरीब को गरीब बनाओ, और कौम में भी ये हो रहा है, अमीर अमीर बनेगा, गरीब गरीब बनेगा। तो फिर आपका EWS कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कौन देगा आपको? सरकार को आपकी इतनी भी चिंता नहीं है साहब, क्यों नहीं है? उदाहरण देखो कल का आपका बाबू सिंह जी का भाषण देखो, कितना अच्छा उन्होंने बाद में राजस्थान तक के रिपोर्टर को उन्होंने खोल के बताया बिल्कुल ही कि भाई हमारे कितनी बार के सांसद है। इन्होंने जब राजनाथ सिंह को बोल दिया कि भाई हमारा भवन सैंक्शन है, हमारा ये सैंक्शन है, ये सैंक्शन है, जब मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई वो सैंक्शन लेटर कहाँ, तो बोलते हैं कि अब तो प्रस्ताव भेजना पड़ेगा तब जाके वो होगा। क्यों झूठ बोल रहे हो कौम के सामने? तो जो आप लोग बंदों को आगे चुन के भेजते हैं भाई, हम लोग
अब ये बताइए कि हमने भी एक शर्त रखी थी, 25 नवंबर को हमने जयपुर के अंदर पूरे राजस्थान के फौजियों ने, एक राजस्थान का जो चुनाव आने वाला था, तो हमने एक कसम खाई थी कि भाई जो जीता हुआ उम्मीदवार है उसके पास जाइए, उसको बोलिए भाई तुम लोग राजस्थान की विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजोगे कि इनको ओआरओपी की विसंगतियां दूर करो। और उन्होंने बोला कि हम पक्का करेंगे, पक्का करेंगे, और ये हम आपको वादा देते हैं। उन्होंने हमके धर्मों की, कर्मों की, इष्टों की, सबकी कसम खाई। ऐसा ही आप लोगों के साथ भी हुआ। आप लोगों ने भी ईडब्ल्यूएस का मुद्दा उठाया, उनको बताया कि तुम करोगे, लेकिन विधानसभा का सत्र चला गया, किसी ने विधानसभा में इन दो मुद्दों के ऊपर बात तक नहीं की, बात तक नहीं किया। ईडब्ल्यूएस वर्ड विधानसभा के अंदर आया ही नहीं, ओआरओपी का जो हमने किया था आया ही नहीं, पर हम लोगों ने वोट देके इनको जिता दिया। अब 5 साल इनको आपकी जरूरत नहीं है। क्यों बोलेंगे ये मोदी जी को, हैं? क्यों बोलेंगे, किस लिए बोलेंगे? कुछ नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि हम हमेशा ही एकता की कमी रही है। हमारे इतिहास में देखो ना, कम से कम कि जब एकता थी तो हमारी कौमें किस तरह से समाज का प्रतिनिधित्व करती थी, और जैसे ही एकता हमारी घटी, हमारे साथ क्या हुआ। आज की पीढ़ी, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो है कुछ मतलब खानदानों में आज भी संस्कार ऐसे है कि दूर से बना आते हुए दिखाई देते, लगते हैं कि भी ये फलाने खानदान के हैं। ये मैं सही कह रहा हूँ। और कुछ शाम को जब मैं देखता हूँ वो दुकानों के पीछे लुके छुपे, और फिर चुपचाप घर में जाके जो मम्मी जी दे देती हैं खा लेते हैं, जाके सो जाते हैं। सुबह उठ के वही है, कहाँ एजुकेशन है, किधर क्या है, कुछ नहीं है। ये बस लकड़ी वाला काम पकड़ लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं, तो बस उधर चले जाओ, वो मिल जाएगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस सरलीकरण इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इकट्ठा होकर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बुलंद आवाज़ की ज़रूरत है। बुलंद आवाज़ 2, 4, 5 आदमी नहीं कर सकते हैं, जब तक कि पूरा समाज एक होकर नहीं कर सकता। अभी भिवानी में राजपूतों की महासभा हुई थी, वहाँ के महाराजा का जो फोटो था, वो फोटो ही हटा दिया गया और कौम के द्वारा ही हटा दिया गया। परसों अपने यहाँ चामुंडा माता के यहाँ मंदिर में चोरी हुई थी, 2 बंदे निकले, वो कौन थे? हमारे कौम के थे। क्या जरूरत पड़ी उनको चोरी करने की? क्यों? कि नौकरी नहीं थी। कहने का मतलब यही है कि हम अंदर जाके कम से कम अपनी बुराइयों को पहले बार करें, समाज में बाहर निकालें, ठीक है ना। और जो खींचना है, जिसकी आदत है कि पीछे खींचेंगे, वो तो खींचते रहेंगे, उनकी परवाह मत करो। लेकिन जो करने वाले हैं वो आगे बढ़ो। हम बोल सकते हैं तो हम बोल के पक्का हम चिल्लाते रहेंगे। हमारे को आप कमेंट में जितनी गाली लिखनी है उतनी गाली लिख देना, हम वो गाली खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और उन समाज के ठेकेदारों को प्लीज़, हमें बेचो मत, हमारी बिक्री मत करो, हमारा सौदा मत करो, ठीक है ना। हो सकते हो तो हमारे साथ खड़े हो जाओ और वो समाज की नीतियाँ बनाओ जिसके अंदर हमारी पीढ़ी आत्मनिर्भर हो। इस तरह के प्रोग्राम अभी हमें अपने खुद को मिलके करने पड़ेंगे। भाई सरकार के कब तक बैठे रहोगे? अगर समाज पूरा इकट्ठा हो जाए तो क्या नहीं कर सकता है, कोई कमी नहीं समाज के अंदर, ठीक है ना। लेकिन हमें जज्बे की जो कमी है, उस जज्बे को जगाना है, उस जज्बे को आगे लाना है। जो साहब लोग इस जज्बे से आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। जो आना चाहते हैं उनके लिए बहुत बहुत स्वागत। और साथ में सबको हाथ जोड़ के ये विनती है कि आप आइए, एक होइए और आगे बढ़िए। बस, बाकी मैं नहीं कहता कुछ भी। जय हिंद, जय भारत। माटी